जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लूसेंट के गुप्त वंश के बारे में। साथियों, गुप्त वंश के जो कि आपको इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम्स हो साथियों, यूपीएससी, यूपीएसआई या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कहीं से भी। तो साथियों, इसमें मैं अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ और साथ में आपकी भी तैयारी करवाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे और इनको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में दे रहा हूं साथियों, जिससे आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष और संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 240 ईस्वी के आसपास इस वंश की नींव रखी थी। हालांकि श्रीगुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त दो, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनके विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। उनके विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था। उन्होंने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दो, कुमारगुप्त, हर्ष। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त दो, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फाह्यान 399 से 414 ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसने मध्य देश भारत की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। दिलचस्प बात यह है कि फाह्यान ने अपने विवरण में सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया था। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, भानुगुप्त। सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का विद्वान और संगीतज्ञ था, जिसे कविराज कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे नारद और तुम्बरु से भी श्रेष्ठ संगीतज्ञ बताया गया है। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेघ यज्ञ कराया था और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि ली थी। वह भगवान विष्णु का उपासक था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दो, कुमारगुप्त। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त दो। चंद्रगुप्त दो ने गुजरात के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के रुपये जारी किए थे। शकों का अंत करने के कारण उन्हें शकारी भी कहा जाता है। उन्हीं के दरबार में नवरत्न, कालिदास, वराहमिहिर आदि निवास करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। सही उत्तर होगा कुमारगुप्त एक ने। कुमारगुप्त एक महेंद्रादित्य ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बना। कुमारगुप्त के समय में ही गुप्त साम्राज्य पर प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। उनके शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख 18 प्राप्त हुए हैं। हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने बर्बर हूणों की बुरी तरह पराजित कर भारत की रक्षा की थी। इसकी जानकारी उनके भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर
यूपी से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। उन्हें शक्रादित्य और देवराज के नाम से भी जाना जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, महरौली स्तंभ लेख, भीतरी अभिलेख। सही उत्तर होगा एरड़ अभिलेख में। 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है। इसमें भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का वर्णन है। यह भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण माना जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पड़, दिनार, रुपयक, निष्क। सही उत्तर होगा दिनार। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक के नाम से जाना जाता था। सोने के सिक्कों की शुद्धता कुषाणों की तुलना में कम थी, लेकिन संख्या अधिक थी। सिक्कों पर राजाओं को धनुष बाण लिए या वीणा बजाते हुए चित्र मिलते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? विशाखदत्त, कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक। सही उत्तर होगा कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम है। उनकी कृतियां संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मुगल काल। सही उत्तर होगा गुप्त काल। भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण पहली बार गुप्त काल में ही शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर कानपुर भी इसी कला की विशेषता है। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का प्रचलन बढ़ा। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है? गुफा संख्या 1, 2, गुफा संख्या 16, 17, 19, गुफा संख्या 9 और 10, गुफा संख्या 26। सही उत्तर होगा गुफा संख्या 16, 17, 19। अजंता की गुफाओं में चित्रकला का चरमोत्कर्ष गुप्त काल में ही देखने को मिला था। गुफा 16 का मरड़ासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण है। गुफा 17 को चित्रशाला कहा जाता है, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं चित्रित हैं। इन चित्रों में फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह रॉयल एम्ब्लम क्या था? सिंह, गरुड़, हाथी, धनुष। सही उत्तर होगा गरुड़। गुप्त शासक परम वैष्णव विष्णु के भक्त थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्तकालीन सिक्कों और मोहरों पर गरुड़ की आकृति बहुतायत में मिलती है। उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। गरुड़ विष्णु का वाहन है, जो राजा की दिव्य शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। शून्य, जीरो की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल। सही उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम का विकास भी इसी समय के गणितज्ञों ने किया। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिक लिखकर खगोल विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। महरौली का लौह स्तंभ आयरन पिलर किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, अशोक। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त 2। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। अधिकांश विद्वान इस चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1600 साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगता है। यह गुप्तकालीन धातु कर्म विज्ञान के उन्नत होने का जीवंत प्रमाण है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त,
भानुगुप्त, कुमारगुप्त 3। सही उत्तर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है। उनके समय तक गुप्त साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका था और मगध तक सीमित रह गया था। हूणों के निरंतर आक्रमण और आंतरिक विद्रोहों के साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त सत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में किसने की थी? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, अमर सिंह, धन्वंतरी। सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियों का एक संग्रह है जिससे विश्व में बाइबल के बाद दूसरा सबसे अधिक अनुवादित ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना गुप्त काल के दौरान नीति शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें जानवरों के माध्यम से जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को समझाया गया है। गुप्त काल में उपरी किसे कहा जाता था? जिलाधिकारी को, प्रांत के राज्यपाल को, ग्राम प्रधान को, सेनापति को। सही उत्तर होगा प्रांत के राज्यपाल को। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें देश का भुक्ति कहा जाता था। इन प्रांतों के प्रशासक को उपरीक कहा जाता था जिनकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था। प्रांतों के नीचे विषय यानी जिले होते थे जिनके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रसिद्ध औषधि ग्रंथ अष्टांग हृदय के लेखक कौन हैं? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी। सही उत्तर होगा वाग्भट। वाग्भट गुप्त काल के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक थे। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। इसी काल में धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना गया है जो चंद्रगुप्त II के नवरत्न थे। गुप्त काल चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा में बहुत प्रगति कर चुका था। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज साथियों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।